हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं कि ट्रांसक्रिप्शन प्रोकारियोटिक सेल्स में किस तरीके से होती है, यानी कि बैक्टीरियाज में प्रोकारियोटिक सेल्स में ट्रांसक्रिप्शन कैसे होती है। तो उसमें जो आरएनएज होते हैं वो कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल होते हैं ट्रांसक्रिप्शन के लिए, यानी कि डीएनए से मैसेंजर आरएनए के फॉर्मेशन के लिए जो भी एंजाइम्स होते हैं या फिर आरएनएज होते हैं वो कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन में जैसे कि हमने बताया था मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफ़र आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, ये सभी जो हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं प्रोटीन फॉर्मेशन, प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए। और डीएनए से जब मैसेंजर आरएनए बनता है तो इसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। तो क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस में मैसेंजर आरएनए की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है, एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है, तो मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है। तो लास्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि प्रोकारियोटिक सेल्स में ट्रांसक्रिप्शन कैसे होती है। एक बार फिर से मैं आपको थोड़ा जल्दी बता देती हूँ। देखिए, मैंने आप लोगों को बताया था कि जो ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट होती है उसमें प्रोमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और लास्ट में क्या होता है टर्मिनेटर, ये 3 चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। ठीक है। तो अगर हम एक डीएनए को यहाँ पर देखें, डीएनए के इस स्ट्रैंड को हम देखें जिसमें ट्रांसक्रिप्शन होना है, तो ये वाला जो पोर्शन है इसको हम क्या बोलेंगे, प्रोमोटर बोल देंगे। लास्ट का जो पोर्शन है इसको टर्मिनेटर बोलेंगे। और जहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन एक्चुअल में होगी, यानी कि जहाँ पर डीएनए से आरएनए की कॉपी बनेगी, उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल जीन बोलते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम पढ़ते हैं कि जो प्रोकारियोटिक सेल होता है उसमें किस तरीके से ट्रांसक्रिप्शन होती है। तो देखो बेटा, इसमें 3 स्टेप होती हैं, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। स्टेप 1 इनिशिएशन में प्रोसेस इनिशिएट यानी कि स्टार्ट होती है। स्टार्ट होने के लिए जो डीएनए होता है इसमें आरएनए पॉलीमरेज नाम का एंजाइम जो होता है ये बाइंड करता है इसकी प्रोमोटर साइट पर। ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज क्यों? क्योंकि आरएनए का पॉलीमराइजेशन होता है। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो रेप्लिकेशन में वर्क करता है, जबकि डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आरएनए के फॉर्मेशन में यानी कि ट्रांसक्रिप्शन में वर्क करता है। तो ये मैं आप लोगों को लास्ट वीडियोस में बता चुकी हूँ। अगर नहीं देखी हैं तो पिछले जो 4 पार्ट्स हैं आप उन्हें देख सकते हैं, आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए, इनिशिएशन हो गया है। इनिशिएशन के बाद जब जैसे जैसे ये जो हमारा सिग्मा फैक्टर जो होता है जो बाइंड करके रखता है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को, ये जो हमारा आरएनए पॉलीमरेज के साथ जब ये आगे बढ़ता जाता है इस तरीके से, इसके आगे बढ़ते जाने से यहाँ पर आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं वो जुड़ते चले जाते हैं। और आरएनए के जब न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़ते चले जाते हैं तो एक लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन होता है जिसे हम बोलते हैं मैसेंजर आरएनए। ये जो येलो वाला है ये मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन हो रहा है। तो जैसे जैसे आप देख सकते हैं ये आगे बढ़ता जा रहा है, हमारा जो आरएनए पॉलीमरेज है, ये ऑरेंज कलर का जो हमारा एंजाइम है ये आगे बढ़ता जा रहा है डीएनए के थ्रू। वैसे वैसे आरएनए का पॉलीमराइजेशन होता जा रहा है, आरएनए बनता जा रहा है। ठीक है। और लास्ट में जो हमारा स्टेप 3 है दैट इज़ टर्मिनेशन। स्टेप 2 को हम इलोंगेशन बोलते हैं। इलोंगेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि बढ़ता जा रहा है और इलोंगेट होता जा रहा है हमारा आरएनए। टर्मिनेशन का मतलब होता है लास्ट ख़त्म हो जाना, टर्मिनेट हो जाना। तो टर्मिनेशन में क्या होता है कि जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है उस पर एक रो फैक्टर आके अटैच हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी बाइंडिंग कैपेसिटी जो होती है वो लूज़ हो जाती है और टर्मिनेट यानी कि ख़त्म कर देता है ये इस प्रोसेस को यहाँ पर टर्मिनेटर पोजीशन पर। और हमारा जो आरएनए होता है ये हमारा हमें मिल जाता है सेल के अंदर। ठीक है। तो आरएनए का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये सिंपल सी ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस है किसमें, प्रोकारियोटिक सेल में। तो ये मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में भी समझाई हुई है। उसके बाद हम बात करते हैं कि एनसीईआरटी में एक बार देख लेते हैं। देखिए, लाइन टू लाइन देख लेते हैं कि किस तरीके से दे रखा है।
इसमें दे रखा है कि जो आरएनए होता है वो एंजाइम के साथ बाइंड करके रखता है और पॉलीमरेज यानी कि पॉलीमराइजेशन करता है किसका, आरएनए का, जिसकी वजह से आरएनए जो होता है वो बनता है। ठीक है, लास्ट में टर्मिनेशन हो जाता है और ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस जो होती है ये पूरी हो जाती है। तो इसमें मेंशन किया हुआ है कि जो आरएनए पॉलीमरेज होता है बेटा, इसमें 2 फैक्टर्स होते हैं। इनिशिएशन फैक्टर जिसे हम सिग्मा फैक्टर बोलते हैं, जो प्रोसेस को इनिशिएट करता है, यानी कि प्रोमोटर साइट पर जब आरएनए पॉलीमरेज जुड़ता है तब इसमें क्या होता है, सिग्मा फैक्टर यानी कि इनिशिएशन फैक्टर। उसके बाद लास्ट में होता है रो फैक्टर जो कि टर्मिनेट करता है प्रोसेस को। ठीक है, तो वो आपको डायग्राम में भी मेंशन है। तो सिग्मा फैक्टर इज इनिशिएशन फैक्टर एंड रो फैक्टर इज टर्मिनेशन फैक्टर। तो बैक्टीरिया में तो इस तरीके से ट्रांसक्रिप्शन हो जाता है। ट्रांसलेशन कैसे होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है यहाँ से यहाँ तक। इसमें बताया गया है कि बैक्टीरिया में यानी कि प्रोकारियोटिक सेल में ट्रांसक्रिप्शन तो हो गया, ट्रांसक्रिप्शन के बाद अगला स्टेप क्या है, ट्रांसलेशन यानी कि फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन फ्रॉम मैसेंजर आरएनए। अगर आप लोगों को सेंट्रल डोग्मा याद है तो बेटा सब चीज़ें एक दूसरे के साथ लिंक करती हैं। कभी भी ऐसा नहीं है कि आपने एक चीज़ पढ़ ली पीछे की चीज़ भूल गए तो आप लोगों को चीज़ें आ जाएंगी। तो सभी चीज़ें एक दूसरे से लिंक करते हैं। अगर आपको ये चैप्टर पढ़ना है, समझना है, तो एक एक चीज़ को आप एक दूसरे से रिलेट करके चलिए, तभी आप इसको समझ पाएंगे। सेंट्रल डोग्मा हमेशा याद रखें, न्यूक्लियोटाइड्स याद रखें, न्यूक्लियोसाइड्स याद रखें। कोई भी चीज़ अगर आप स्किप कर देते हैं तो आपके बेस कमज़ोर हो जाएगा और आपको समझ में नहीं आएंगी चीज़ें। ठीक है, तो मैं फिर से चलो आप लोगों को बता देती हूँ कि सेंट्रल डोग्मा में हमारा डीएनए का रेप्लिकेशन होता है जिससे डीएनए बनता है, फिर डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन होता है जिससे मैसेंजर आरएनए बनता है, जिसे हमने अभी डिस्कस किया था प्रोकारियोट्स में। फिर मैसेंजर आरएनए से हमारा प्रोटीन्स बनती हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। ठीक है, तो हमारा ये पहला स्टेप है, ये सेकंड स्टेप है और ये थर्ड स्टेप है। तो पहला स्टेप हम रेप्लिकेशन पढ़ चुके हैं, रेप्लिकेशन कैसा होता है, सेमी कंजर्वेटिव। ठीक है, दूसरा स्टेप हम ट्रांसक्रिप्शन पढ़ चुके हैं, यानी कि मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन भी हमारा हो चुका है। 3 स्टेप्स थे, कौन कौन से थे, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा, प्रोटीन का सिंथेसिस, जिसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। ठीक है, तो ट्रांसलेशन जो होता है ये हमारा प्रोकारियोटिक सेल में कैसे होता है। अभी तक हम सिर्फ प्रोकारियोटिक सेल के बारे में पढ़ रहे हैं, अभी तक हमने यूकारियोटिक सेल का नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो यूकारियोटिक सेल का हम बाद में पढ़ेंगे। तो प्रोकारियोटिक सेल का देखिए इतने से पैराग्राफ में ये प्रोकारियोटिक का ट्रांसलेशन दे रखा है। देखिए बैक्टीरिया में मैसेंजर आरएनए जो होता है उसकी किसी प्रोसेसिंग की ज़रूरत नहीं होती। प्रोसेसिंग का मतलब होता है कि ना बैक्टीरियल जो आरएनए होता है बेटा वो बिल्कुल सिंपल होता है। ठीक है, कैसा होता है, पॉलीसिस्ट्रोनिक होता है। पॉलीसिस्ट्रोनिक का मतलब होता है उसमें सिस्ट्रोन जो होते हैं साइड बाय साइड जुड़े हुए होते हैं, उसमें कोई एक्सोन और इंट्रोन नहीं होते हैं। ठीक है, ये हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था कि पॉलीसिस्ट्रोनिक क्या होता है और मोनोसिस्ट्रोनिक क्या होता है। एक बार मैं आप लोगों को थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू बताना चाहती हूँ। देखिए पॉलीसिस्ट्रोनिक जो होता है मैसेंजर आरएनए वो मैसेंजर आरएनए होता है जिसमें सिस्ट्रोन यानी कि जीन्स जो होते हैं वो इस तरीके से 1 जीन 2 जीन 3 जीन 4 जीन 5 जीन इस तरीके से आपस में जुड़े हुए होते हैं, उसको हम बोलते हैं पॉलीसिस्ट्रोनिक। तो पॉलीसिस्ट्रोनिक जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया में यानी कि प्रोकारियोट्स में होता है। कैसे याद रखेंगे, P फॉर पॉलीसिस्ट्रोनिक, P फॉर प्रोकारियोट्स, याद रहेगा। दूसरा क्या है हमारे पास, मोनोसिस्ट्रोनिक। तो मोनोसिस्ट्रोनिक किस में होता है, यूकारियोट्स में होता है। तो मोनोसिस्ट्रोनिक्स में क्या होता है बेटा, मोनोसिस्ट्रोनिक में से सिस्ट्रोन्स इस तरीके से जुड़े हुए होते हैं और बीच में इनके क्या होता है, एक्सोन्स या फिर इंट्रोन्स होते हैं। ठीक है, एक्सोन्स और इंट्रोन्स होते हैं। तो ये ब्लू वाले जो हैं इनको इंट्रोन्स मान लीजिए और ये जो रेड वाले हैं इनको एक्सोन्स मान लीजिए। अब इनको हम पॉली और मोनोसिस्ट्रोनिक क्यों कहते हैं। ठीक है, पॉलीसिस्ट्रोनिक का मतलब होता है बेटा कि जिसमें बहुत सारे सिस्ट्रोन्स आपस में जुड़े हुए हैं तो उसको बोलेंगे पॉलीसिस्ट्रोनिक कंडीशन। ये आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं।
ठीक है। जैसे बहुत सारे लोग हैं वो आपस में हाथ पकड़ के एक चेन टाइप की बना लेते हैं, तो वो आपस में जुड़े हुए हैं, तो उसको हम बोलेंगे पॉलीसिस्टोनिक। ठीक है। यहीं अगर हम बात करें यूकारियोटिक मैसेंजर आरएनए की, तो ये क्या होता है, ये होता है हमारा मोनोसिस्टोनिक। मोनोसिस्टोनिक क्यों कहा गया है, क्योंकि इसमें सिर्फ सिंगल हैं, बीच में एक्सोन्स हैं, नहीं ये वाले एक्सोन्स है और बीच में इंट्रोन्स है, फिर एक्सोन्स है, फिर इंट्रोन्स है, फिर एक्सोन्स है, फिर इंट्रोन्स है, फिर एक्सोन्स है, फिर इंट्रोन है। तो यानी कि सिंगल है, बीच में स्पेस है, सिंगल है, बीच में स्पेस है। तो सिंगल जहाँ पर प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलेंगे, मोनोसिस्टोनिक। होपफुली आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब मोनोसिस्टोनिक जो होता है इसमें प्रोसेसिंग की ज़रूरत होती है। प्रोसेसिंग का मतलब होता है कि ये जो हमारा इंट्रोन्स होता है ये हमारा किसी काम का नहीं होता। ये जो ब्लू वाला है ये हमारा किसी काम का नहीं होता। सिर्फ हमारा जो एक्सोन्स होते हैं यानी कि जो रेड वाला होता है सिर्फ यही काम का होता है, क्योंकि यही ट्रांसलेशन करता है। ट्रांसलेशन यानी कि प्रोटीन का सिंथेसिस यही करता है। ठीक है। तो प्रोसेसिंग में क्या होता है कि हमें इन इंट्रोन्स को रिमूव करना होता है, एक्सोन्स को बचाना होता है, इंट्रोन्स को रिमूव करना होता है। ये कैसे होता है ये हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है। ये भी हम पढ़ेंगे कि पूरी प्रोसेस क्या होती है, ये हम पढ़ेंगे आगे। लेकिन फ़िलहाल आप अपने प्रोकारियोटिक ट्रांसलेशन पर आ जाइए, जिसमें हमने क्या पढ़ना है, जिसमें हमने पढ़ना है अपना मोनोसिस्टोनिक। ये मोनोसिस्टोनिक जो कि ऐसे सिंपल है, जिसमें पॉलीसिस्टोनिक जो होता है हमारा मैसेंजर आरएनए वो पढ़ना है हमें। ठीक है। जो कि इस तरीके से सिंपल है। ठीक है। तो देखिए जो बैक्टीरिया होते हैं बेटा, यानी कि जो प्रोकारियोट्स होते हैं, इसमें जो मैसेंजर आरएनए होता है इसको किसी प्रोसेसिंग की ज़रूरत नहीं होती है। ट्रांसक्रिप्शन के बाद ट्रांसलेशन होने के लिए इसको किसी प्रोसेसिंग की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि इसमें तो सिस्ट्रोन्स ऐसे आपस में साइड बाय साइड जुड़े हुए हैं। क्या है, पॉलीसिस्ट्रोनिक है ये। ठीक है। किसी भी प्रोसेसिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इसीलिए जैसे जैसे डीएनए में से मैसेंजर आरएनए बनता रहेगा, वैसे वैसे मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन की सिंथेसिस होती रहेगी साइड बाय साइड। ठीक है। दोनों ही जो प्रोसेस हैं वो एक साथ चलती हैं, कॉन्सिक्वेंटली चलती हैं, ट्रांसक्रिप्शन भी और ट्रांसलेशन भी। कपल्ड का मतलब दोनों ही एक साथ होती हैं, दोनों ही साइमल्टेनियसली प्रोसेस होती हैं। कैसे होती हैं एक बार इसको समझ लीजिए। देखिए आप लोगों को यहाँ पे मैंने समझा रखा है, क्या समझा रखा है कि ये जो डीएनए है, इस डीएनए से ये आरएनए का फॉर्मेशन हो रहा है, इस आरएनए का फॉर्मेशन हो रहा है, ये आरएनए बनता चला जा रहा है, इसका क्या हो रहा है, पॉलीमराइजेशन होता जा रहा है। पॉलीमराइजेशन होता जा रहा है तो यानी कि ट्रांसक्रिप्शन होता जा रहा है। ठीक है। अब यहीं से क्या हो रहा है, इसमें अमीनो एसिड्स के जो बेसिस होते हैं ये भी जुड़ते जा रहे हैं। ठीक है। ट्रांसलेशन हो रहा है तो डीएनए से तो बन रहा है मैसेंजर आरएनए, और मैसेंजर आरएनए से क्या बन रही है, ये प्रोटीन। ठीक है। तो दोनों ही जो प्रोसेस होती है इसमें कपल्ड होती हैं, यानी कि मैसेंजर आरएनए भी एक साथ ही फॉर्म हो जाएगा और मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन भी साथ के साथ फॉर्म हो जाएगी। तो कपल्ड होती हैं यानी कि दोनों की दोनों प्रोसेस एक साथ चलती हैं। इसीलिए जो प्रोकारियोट्स होती हैं उनमें किसी भी तरह की प्रोसेसिंग नहीं होती है, क्योंकि पॉलीसिस्टोनिक मैसेंजर आरएनए होता है और पॉलीसिस्टोनिक मैसेंजर आरएनए होता है, तो कोई प्रोसेसिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। दूसरी बात क्या होती है, दूसरी बात ये होती है कि साइटोसोल जो होता है वो सिंगल होता है। अब हमारे यूकारियोटिक सेल में क्या होता है कि ये जो सेल है, इस सेल में साइटोप्लाज्म है और ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस में न्यूक्लियोप्लाज्म है। तो न्यूक्लियोप्लाज्म अलग होता है, साइटोप्लाज्म अलग होता है, लेकिन प्रोकारियोटिक सेल में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस तो नहीं होता। तो पूरे में क्या होता है, साइटोसोल यानी कि प्रोटोप्लाज्म भरा हुआ होता है। ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है कि पहले न्यूक्लियस में है मैसेंजर आरएनए, फिर न्यूक्लियस से जो है वो साइटोप्लाज्म में जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ऐसा सिर्फ यूकारियोट्स में होता है। प्रोकारियोट्स में
साइड बाय साइड, यानी कि साइमल्टेनियसली दोनों प्रोसेस चलती हैं। तुरंत के तुरंत ही डीएनए से तो मैसेंजर आरएनए बन जाता है और मैसेंजर आरएनए से ऐसे मैसेंजर आरएनए बनता है और इधर ट्रांसलेशन स्टार्ट हो जाती है, ट्रांसलेशन भी हो जाती है। तो ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन जो होती हैं वो कपल्ड होती है, किसमें? प्रोकारियोट्स में, यानी कि बैक्टीरिया में। होपफुली आपको ये इतना समझ में आया होगा। चलिए, तो ये प्रोकारियोटिक्स का छोटा सा थोड़ा सा मतलब सिंपल सा कहेंगे हम, सिंपल सी जो कॉन्सेप्ट थी ट्रांसलेशन की, ट्रांसक्रिप्शन की, ये कंप्लीट हो चुकी है। अब आते हैं हम यूकारियोट्स पे। तो यूकारियोट्स थोड़ा सा एज़ कंपेयर टू प्रोकारियोट्स कॉम्प्लिकेटेड है समझने के लिए, लेकिन फिर भी हम हार थोड़ी ना मानेंगे, हम समझेंगे फिर भी। चलो देखते हैं आगे। अब देखिए बेटा, यूकारियोट्स में मैंने क्या बताया था आपको कि यूकारियोट्स में जो हमारा मैसेंजर आरएनए होता है वो मोनोसिस्ट्रोनिक होता है, यानी कि जो सिस्ट्रोन होती है वो सिंगल होती है, यानी कि एक्सोन इंट्रोन, एक्सोन इंट्रोन, एक्सोन इंट्रोन, इस तरीके से होता है। तो एक्सोन क्या है? सिस्ट्रोन है। और इंट्रोन क्या है? वो इनएक्टिव सिस्ट्रोन है। सिस्ट्रोन वो भी है लेकिन वो इनएक्टिव है, वो वर्क नहीं करती है। एक्सोन जो सिस्ट्रोन है वो वर्क करती है, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? मोनोसिस्ट्रोनिक मैसेंजर आरएनए। तो इसमें भी यही जैसे प्रोकारियोट्स में होता है वही सेम चीज़ें होती हैं भाई। यहाँ पर प्रोमोटर होता है, यहाँ पर टर्मिनेटर होता है। ये क्या होता है? आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है। यहाँ आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो होता है वो अटैच हो जाता है, और जैसे जैसे आरएनए पॉलीमरेज जो होता है वो आगे चलता जाता है वैसे वैसे ही आरएनए का पॉलीमराइजेशन होता है, वैसे वैसे ही आरएनए हमें मिलता चला जाता है, ठीक है। ये आरएनए हमें मिलता चला जाता है। प्रोसेस इसकी सेम ही है। डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस ये होता है बेटा कि जो प्रोकारियोटिक सेल होता है, प्रोकारियोटिक सेल में हमें जो मैसेंजर आरएनए होता है वो सिंपल मिलता है, पॉलीसिस्टोनिक मिलता है। उसमें तुरंत बाद क्या हो जाता है? ट्रांसलेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। लेकिन जो यूकारियोट्स होते हैं उसमें हमें जो मैसेंजर आरएनए बनता है वो सिंपल ना बन के एक हेट्रोजिनस मैसेंजर आरएनए मिलता है, जिसे हम बोलते हैं HNRNA। हेट्रोजिनस क्यों बोलते हैं हम इसको? क्योंकि इसमें एक्सोन्स होते हैं और इंट्रोन्स होते हैं। ये जो येलो वाले आपको दिखाई दे रहे हैं ये एक्सोन्स होते हैं, और जो ये ऑरेंज वाले आपको दिखाई दे रहे हैं ये इंट्रोन्स होते हैं, ठीक है। ये एक्सोन है और ये इंट्रोन है। अभी जो एक्सोन होते हैं वो क्या होते हैं? ट्रांसक्रिप्शनली वो ट्रांसलेशन जो होता है वो एक्सोन्स में हो सकता है, लेकिन इंट्रोन जो होते हैं वो इनएक्टिव होते हैं, उसमें वो किसी काम के नहीं होते, वो कोई वर्क नहीं होता उनका, ठीक है। तो इसीलिए हमारे जो मैसेंजर आरएनए होता है इसकी हमें प्रोसेसिंग की रिक्वायरमेंट होती है। प्रोसेसिंग कैसे होगा? प्रोसेसिंग जब होगा जब हम एक्सोन्स में से इंट्रोन्स को बाहर निकाल देंगे, रिमूव कर देंगे। तो बेटा इसमें 3 स्टेप्स होते हैं। कौन कौन से 3 स्टेप्स होते हैं? कैपिंग, स्प्लाइसिंग एंड पॉली एडिनाइलेशन, ठीक है। तो ये 3 स्टेप्स होते हैं जो कि प्रोसेसिंग में हेल्पफुल होते हैं। अब शायद विजिबल हो रहा होगा, ठीक है। तो फर्स्ट जो होता है वो होता है कैपिंग। ये आपको कैप दिख रहा है, कैप का मतलब होता है कैपिंग। कैपिंग में क्या होता है कि जो 5' एंड होता है मैसेंजर आरएनए का, ये दिख रहा है आपको, 5' एंड होता है मैसेंजर आरएनए का। इसमें ग्वानिन ट्राइफॉस्फेट GPP, ग्वानिन ट्राइफॉस्फेट जो होता है ये हमारा 5' एंड पर आकर जुड़ जाता है, अटैच हो जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कैपिंग, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? तो कैपिंग हो गई है हमारी 5' एंड पर ग्वानिन ट्राइफॉस्फेट जो होता है ये आकर जुड़ जाता है, इसको हम कैपिंग बोलते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है इसको हम बोलते हैं स्प्लाइसिंग, आरएनए स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग का मतलब होता है कि जो हमारे इंट्रोन्स होते हैं ये इस तरीके से सर्कुलर हो जाते हैं, एंड बाय एंड जुड़ जाते हैं, और जब एंड बाय एंड जुड़ जाते हैं तो क्या होगा? हमारे जो एक्सोन्स होंगे वो आपस में लिंक हो जाएंगे और जो एक्सोन्स होंगे वो बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली स्प्लाइसिंग का मतलब होता है कि स्प्लाइसिंग में जो हमारे इंट्रोन्स होते हैं वो
बाहर निकल जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं, ठीक है। सिर्फ बचते क्या हैं, एक्सोन्स। तो दिख रहा है आपको। तो अब ये जो लाइन है ये पहले क्या थी, ऑरेंज येलो ऑरेंज येलो ऑरेंज येलो, ठीक है, क्योंकि एक्सोन इंट्रोन एक्सोन इंट्रोन एक्सोन इंट्रोन थे। अब देख रहे हो ये लाइन जो है ये सिर्फ येलो येलो हो गई है, एक्सोन्स रह गए हैं, इंट्रोन्स रिमूव हो गए हैं। थर्ड स्टेप होता है पॉली एडिनाइलेशन। पॉली एडिनाइलेशन में क्या होता है कि जो 3' एंड होता है उस पर जो एडिनिलीन होता है, इसकी एक जो पॉलीमर होता है, इसके 200-250 बेस पेयर होते हैं, ये जुड़ जाता है, जिसे हम बोलते हैं पॉली एडिनाइलेशन, यानी कि एडिनाइल ग्रुप जो होता है ये इसमें आकर अटैच हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं टेलिंग। क्या बोलते हैं, टेलिंग, ठीक है। तो बेटा 3 स्टेप हमने पढ़े हैं। कौन कौन से स्टेप पढ़े हैं, फर्स्ट इज कैपिंग। तो कैपिंग में हमने क्या पढ़ा है कि ग्वानिन ट्राइफॉस्फेट इज अटैच्ड एट द 5' एंड ऑफ द मैसेंजर RNA। सेकेंड इज स्प्लाइसिंग। इन स्प्लाइसिंग देयर इज रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स एंड एक्सोन्स आर joined side by side, okay। And third step is tailing, and in tailing there is the attachment of polyadenyl group, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं मैसेंजर RNA की प्रोसेसिंग, ठीक है। अब यहाँ पर हमें ये वाला जो RNA है, ये वाला जो मैसेंजर RNA है, ये पूरा का पूरा प्रोसेस्ड RNA मिल चुका है, जिसमें कोई इंट्रोन्स नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक्सोन्स हैं जो कि एक्टिव हैं, जो कि ट्रांसलेशन के लिए अवेलेबल है। क्लियर हुई बात आपको इतनी? अगर क्लियर हुई है तो आगे चलते हैं, आगे पढ़ते हैं। होपफुली मैं फास्ट नहीं हूँ, और अगर फास्ट हूँ तो या कहीं कुछ ऐसा है जो समझ में नहीं आ रहा है तो यू कैन कमेंट डाल सकते हैं आप लोग। सो देखिए, लाइन बाय लाइन देख लेते हैं हम। हाँ, यहाँ से देख लेते हैं। देखिए, ये देखिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि RNA की जो प्रोसेसिंग होती है ये किस तरीके से होती है। बोर्ड में कई बार ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन में बहुत बार आ चुका है, कई बार 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आ चुका है, कई बार ये 1 मार्क्स के जो भी क्वेश्चंस होते हैं इसमें बहुत सारी ऐसी इसमें से बीच में से चीज़ें होती हैं जो कि पूछी जाती हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान से समझिए, क्योंकि ये एक ऐसी प्रोसेस है, अगर ये आपने समझ ली तो इसका मतलब चैप्टर आपको समझ में आता है, ठीक है। और इसमें मुश्किल कुछ नहीं है, सब ईजी है। देखिए, देयर आर 3 RNA पॉलीमरेज इन न्यूक्लियस। RNA पॉलीमरेज जो होते हैं वो कितने होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। 3 टाइप्स के कौन कौन से होते हैं, सिंपल सी बात है, RNA पॉलीमरेज 1, RNA पॉलीमरेज 2, RNA पॉलीमरेज 3, ठीक है। रोमन नंबर से हम लोग इनको आइडेंटिफाई करेंगे, RNA पॉलीमरेज 1, RNA पॉलीमरेज 2 एंड RNA पॉलीमरेज 3। ये 3 टाइप्स के हमारे क्या होते हैं, RNA पॉलीमरेजेस होते हैं, जो कि पॉलीमराइजेशन करते हैं डिफरेंट टाइप्स के RNA का। और डिफरेंट टाइप्स के RNA कौन कौन से होते हैं, तो फर्स्ट इज राइबोसोमल RNA, जिसको पॉलीमराइजेशन कराता है RNA पॉलीमरेज 1, ठीक है। तो RNA पॉलीमरेज 1 जो होता है ये किसको ट्रांसक्राइब कराता है, राइबोसोमल RNA को, जिसे हम क्या कहते हैं, rRNA। उसके बाद जो rRNA होते हैं इसके कुछ यूनिट्स होती हैं, जैसे कि 28S, 18S, 5.8S, ठीक है। राइबोसोमल RNA, तो राइबोसोम्स की आप लोगों ने सब यूनिट्स पढ़ी होंगी कि प्रोकारियोट्स में जो होती हैं वो 70S होते हैं, और यूकारियोट्स में जो होते हैं वो 80S होते हैं। फर्दर इनकी सब यूनिट्स जो होती हैं वो कितनी होती हैं, 50-30 होती हैं, 60-40 होती हैं। तो इस तरीके से आप लोगों ने पढ़ रखा है। तो ये जो S का मतलब होता है, S का मतलब होता है उनकी सब यूनिट्स, ठीक है।
तो जो हमारा राइबोसोमल आरएनए होता है उसकी 3 सब यूनिट्स होती हैं, कौन कौन सी, 28S, 18S एंड 5.8S। बात करते हैं हम आरएनए पॉलीमरेज सेकंड की। तो आरएनए पॉलीमरेज सेकंड जो होता है ये ट्रांसक्राइब करता है मैसेंजर आरएनए को। किसे ट्रांसक्राइब करता है? मैसेंजर आरएनए को। और इसे ही हम हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए बोलते हैं, HNRNA बोलते हैं। ये मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए यानी कि HNRNA से क्यों बोलते हैं यूकारियोट्स में। फिर से बता देती हूँ, HNRNA से इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें हेट्रोजीनस सिस्ट्रोन्स होते हैं, 1 एक्सोन देन इंट्रोन देन एक्सोन देन इंट्रोन देन एक्सोन देन इंट्रोन, दैट्स व्हाई इट इज़ नोन एज हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए, HNRNA. So you don't have to be confused in any topic, in any word, in any line of the NCERT. एक एक लाइन आपकी क्लियर होगी, एक एक वर्ड आपका क्लियर होगा इस चैप्टर में, कुछ भी ऐसा नहीं रह जाएगा। लेकिन ध्यान से, कंसंट्रेशन से आप लोगों को सिर्फ पढ़ना है, अपनी NCERT लेकर बैठनी है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब आप कहेंगे कि आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट बता दिया, सेकंड बता दिया, थर्ड। देखिए आरएनए पॉलीमरेज थर्ड जो होता है ये ट्रांसक्राइब करता है ट्रांसफ़र आरएनए को, टीआरएनए को। तो टीआरएनए जो होता है इसको 5SRRNA और SNRNA यानी कि स्मॉल न्यूक्लियर आरएनएस भी बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए आरएनए पॉलीमरेज 1 जो होता है ये ट्रांसक्राइब करता है राइबोसोमल आरएनए को। आरएनए पॉलीमरेज सेकंड जो होता है ये ट्रांसक्राइब करता है मैसेंजर आरएनए को। आरएनए पॉलीमरेज थर्ड जो होता है ये ट्रांसक्राइब करता है T4 ट्रांसफ़र आरएनए, ठीक है। होपफुली इतनी बात आप लोगों को क्लियर हुई हो। आगे हम बात करते हैं कि जो ट्रांसक्रिप्शन होता है किस तरीके से होता है, तो वो मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। सारी प्रोसेस वही सेम है, प्रोमोटर, स्ट्रक्चरल जीन, टर्मिनेटर इसमें भी होते हैं। आरएनए पॉलीमरेज जो होता है वो बाइंड करता है हमारी प्रोमोटर जो साइट होती है उस पर, और प्रोमोटर साइट पर बाइंड करने के बाद आगे जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे वैसे हमें मैसेंजर आरएनए मिलता जाता है। लेकिन मैसेंजर आरएनए जो होता है ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है। कैसा होता है? हेट्रोजीनस होता है, HNRNA होता है। मैसेंजर आरएनए जो होता है ये हमारा, क्यों? क्योंकि इसमें एक्सोन्स और इंट्रोन्स दोनों होते हैं, ठीक है। फिर एक्सोन्स और इंट्रोन्स जो होती हैं ये एक्सोन जो होते हैं ये एक्टिव होते हैं, इंट्रोन्स इनएक्टिव होते हैं। तो इंट्रोन्स को रिमूव कराना होता है जिसे हम बोलते हैं प्रोसेसिंग। तो प्रोसेसिंग में हमारे बेटा 3 चीज़ें लगती हैं। कौन कौन सी 3 चीज़ें लगती हैं? 3 प्रोसेसेस होती हैं। फर्स्ट इज़ स्प्लाइसिंग, सेकेंड इज़ कैपिंग, थर्ड इज़ टेलिंग, ठीक है। स्प्लाइसिंग का मतलब होता है कि जो नॉन फंक्शनल इंट्रोन्स होते हैं उनका रिमूवल हो जाना ताकि सिर्फ एक्सोन बच जाए, ठीक है। उसके बाद कैपिंग का मतलब होता है कि जो 5' एंड है उस पर मिथाइल ग्वानिन ट्राइफॉस्फेट जिसे हम GPP भी बोलते हैं उसका अटैचमेंट हो जाना, ये होता है कैपिंग। टेलिंग का मतलब होता है जो एडिनाइलेट रेजिड्यू होते हैं 200 से लेके 300 बेस पेयर्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। छोटा सा ये जो ग्रीन कलर का पोर्शन होता है जो ऐड हो जाता है किस पर? 3' एंड पर, इसको हम बोलते हैं टेलिंग। तो जब कैपिंग, टेलिंग, स्प्लाइसिंग ये तीनों प्रोसेस हो जाती हैं तो हमारा मैसेंजर आरएनए जो होता है वो फुली प्रोसेस्ड हो जाता है और रेडी हो जाता है किसके लिए? ट्रांसलेशन के लिए। ट्रांसलेशन का मतलब प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। होपफुली आप लोगों को इतना क्लियर हुआ हो। अब बात करते हैं कि ये जो जीन्स होती हैं ये इस तरीके से स्प्लिट जीन्स का मतलब अलग अलग जीन्स जो होते हैं ये क्यों प्रेजेंट होती हैं हमारे जीनोम में? इंट्रोन्स क्यों होते हैं, एक्सोन्स क्यों होते हैं? इस तरीके से क्यों नहीं होता जैसे हमारा प्रोकारियोट्स में होता है, वैसे क्यों नहीं होता है? तो इसलिए नहीं होता है क्योंकि स्प्लाइसिंग का मतलब होता है कि पहले आरएनए जो होता है, आरएनए ही सभी का जेनेटिक मटेरियल माना जाता था। उसके बाद पता चला कि जो आरएनए होता है ये ये एक आरएनए डिपेंडेंट प्रोसेस होती है, ठीक है। आरएनए का जो सिंथेसिस होती है ये एक आरएनए डिपेंडेंट प्रोसेस होती है लिविंग सिस्टम में, और ये बहुत ही ज़्यादा
इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसलिए जो इंट्रॉन्स होते हैं ये हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, एंटीक्विटी, ठीक है। इसका मतलब होता है कि अगर इंट्रॉन्स हैं तो इसका मतलब है कि जो हमारा जीनोम है ये थोड़ा अलग है, ठीक है। मतलब इवोल्व हुआ है, किससे, आरएनए से इवोल्व हुआ है डीएनए, और डीएनए से हमारे जो हैं अलग अलग तरह के जो इंट्रॉन्स हैं, एक्सॉन्स हैं, ये फॉर्म हुए हैं, जिसकी वजह से ये जो प्रोसेस है ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हुई है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस को पढ़ने से पहले, ट्रांसलेशन को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग जेनेटिक कोड को पढ़ लेते हैं कि जेनेटिक कोड क्या होता है। देखिए बेटा, जेनेटिक कोड का मतलब होता है कि जो हमारे जीन्स होते हैं, इसमें जो एडेनिन होता है, थाइमिन होता है, ATC और G होता है, तो ये कोड करते हैं पर्टिकुलर अमीनो एसिड्स को, और जब पर्टिकुलर अमीनो एसिड्स आपस में जुड़ते हैं तो एक वो पॉलीमर चेन को फॉर्म करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं एक पॉलीपेप्टाइड चेन, और पॉलीपेप्टाइड चेन को हम बोलते हैं प्रोटीन, ठीक है। तो इसका जो पॉलीमर होता है अमीनो एसिड का, इसको हम प्रोटीन बोलते हैं। तो ये प्रोटीन सिंथेसिस एक्चुअली होती कैसे है, क्या रिक्वायर्ड होता है उसके लिए, तो बेटा उसके लिए अमीनो एसिड्स रिक्वायर्ड होते हैं। ऑब्वियसली अमीनो एसिड जब आपस में जुड़ेंगे तभी तो प्रोटीन फॉर्म होगा, 1 अमीनो एसिड, फिर 2 अमीनो एसिड, तो ये क्या बन गया, डाईपेप्टाइड, ट्राईपेप्टाइड, उसके बाद पॉलीपेप्टाइड चेन। तो जब बहुत सारे अमीनो एसिड जुड़ जाते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन करते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन बोलते हैं। अब ये अमीनो एसिड जो होते हैं ये किस तरीके से जुड़ रहे हैं हमारे इसमें जब ट्रांसलेशन होते हैं तो कैसे जुड़ते हैं, रैंडमली जुड़ जाते हैं या इसका कोई एक पर्टिकुलर कोड होता है, ऑब्वियसली इसका एक कोड होता है। कैसे, जो हमारा डीएनए होता है ये उस जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है, ठीक है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है, यानी कि यहाँ पर एडेनिन, थाइमिन है, ग्वानिन है, साइटोसिन है, तो उसी के अकॉर्डिंग जो भी अमीनो एसिड यहाँ पर रिक्वायर्ड होगा वो ही यहाँ पर अटैच होगा, ठीक है। किस तरीके से होता है ये हम आगे देखते हैं। तो बेटा देखिए, जैसे कि हम लोगों को पता है कि हमारे लिविंग वर्ल्ड में 20 अमीनो एसिड्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं, ठीक है, 20 अमीनो एसिड्स प्रेजेंट हैं, और हमारे डीएनए में जो बेसिस हैं वो कितने हैं, 4, ठीक है। तो बताया था मैंने आपको कौन कौन से बेसिस हैं। अगर आप लोगों को बिल्कुल याद नहीं है ना कौन कौन से बेसिस हैं, तो आपको सिंपली करना कुछ नहीं है, आपको जो बिल्ली होती है ना, बिल्ली, कैट, उसको थोड़ी रेस्पेक्ट देनी है। जब हम बिल्ली को, कैट को रेस्पेक्ट देते हैं तो हम क्या लिखते हैं, कैट जी, राइट, कैट जी, हेलो कैट जी, ठीक है। तो कैट जी से हम लोग समझ सकते हैं कि 4 हमारे बेसिस होते हैं। कौन कौन से होते हैं, साइटोसिन, एडेनिन, थाइमिन और ग्वानिन, 4 बेसिस हैं, 20 अमीनो एसिड्स हैं। तो किस तरीके से जेनेटिक कोड जो होता है वो बनेगा, तो ये जो जेनेटिक कोड जो है इसका जो फॉर्मूला है वो होता है 4 क्यूब। इसका मतलब ये होता है कि जो हमारा अमीनो एसिड्स होते हैं वो ट्रिपलेट्स में जुड़ते हैं। ट्रिपलेट यानी कि 1, 2, 3 अमीनो एसिड्स आपस में जुड़कर क्या बनाते हैं, कोडोन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, कोडोन का फॉर्मेशन करते हैं। और ये जो कोडोन होता है ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट यूनिट होती है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, ठीक है। यानी कि जो 3 हमारे जो बेसिस बोल दिया मैंने, 3 जो हमारे बेसिस होते, अमीनो एसिड बोला था पहले, कंफ्यूज नहीं होना है, ये 3 हमारे क्या हैं, बेसिस हैं। मान लो इसको
एडेनिन है, ये थाइमिन है और ये ग्वानिन है। तो ये जो 3 हमारे बेसिस होते हैं, ये 3 बेसिस एक कोडोन का फॉर्मेशन करते हैं और एक कोडोन से 1 अमीनो एसिड जो होता है वो जुड़ता है। ठीक है, कैसे उन्होंने इसको हाइपोथेसिस किया था, कैसे इसको उन्होंने प्रूफ किया था? इन्होंने इसको प्रूफ किया था इस बेसिस पर कि हमारे लिविंग वर्ल्ड में 20 अमीनो एसिड्स होते हैं और 20 अमीनो एसिड्स को कोड करने के लिए 4 बेसिस होते हैं। तो 4 का अगर क्यूब करें तो 4 × 4 × 4 यानी कि 64 टोटल कोडोन्स होते हैं जो कि हमारे अमीनो एसिड्स को कोड करते हैं। किस तरीके से कोड करते हैं ये भी देख लेते हैं। ये देखिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं UCAG, 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 UCAG। 1 U हमने यहाँ से लिया, 1 U हमने यहाँ से लिया और 1 U हमने यहाँ से लिया। तो फर्स्ट हमारा जो कोडोन बन गया वो क्या बना? UUU। और UUU किसको कोड करेगा? फिनाइलिन को। ठीक है, वैसे ही UUA ल्यूसीन, UCU सेरीन, UAU टायरोसिन, UGU सिस्टीन। इसी तरीके से हमारे 64 कोडोन्स होते हैं। ठीक है, 64 कोडोन्स होते हैं। 64 कैसे होंगे? 4 × 4 × 4 यानी कि यहाँ के 4 की मल्टीप्लाई यहाँ के 4 से और यहाँ की 4 की मल्टीप्लाई यहाँ के 4 से। तो 4 4 ज़ा 16 और 16 4 ज़ा 64। तो ये इस हिसाब से पता लगाया गया कि हमारे पास 4 बेसिस होते हैं, 20 अमीनो एसिड्स होते हैं। तो ये 4 बेसिस किस तरीके से कोड करते हैं सभी अमीनो एसिड्स को? तो अगर 3 बेसिस हैं हमारे तो वो एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड को कोड करेंगे। ठीक है, इस तरीके से। तो ये सब इस बॉक्स में दिया गया है कि किस तरीके से ये इसको कोड करेंगे। बात कर लेते हैं कि जो जेनेटिक कोड होते हैं इसके क्या क्या साइलेंट फीचर्स होते हैं। तो आप ध्यान से देखिए इनको। जो कोडन होता है ये ट्रिपलेट होता है और ट्रिपलेट में 61 कोडोन्स होते हैं। अभी कहेंगे अभी 64 बताए थे लेकिन ये 61 कैसे आ गए? देखिए 61 जो है ये हमारे प्रॉपर कोडोन हैं जो कि कोड करते हैं अमीनो एसिड को, +3 जो है ये हमारे स्टॉप कोडोन हैं जो कि किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते और ये ट्रांसलेशन की प्रोसेस को क्या कर देते हैं? स्टॉप कर देते हैं। अब देख लेते हैं हम इसमें कि कहाँ कहाँ पर स्टॉप कोडोन है। तो ये आपको दिखाई दे रहा है UGA, दिस इज स्टॉप कोडोन, UAA, दिस इज स्टॉप कोडोन, UAG, दिस इज स्टॉप कोडोन। तो ये 3 स्टॉप कोडोन होते हैं। बाकी 61 जो होते हैं ये हमारे प्रॉपर कोडोन्स होते हैं जो कि किसी ना किसी अमीनो एसिड को कोड करते हैं। सेकेंड पॉइंट को देख लेते हैं हम। तो सेकेंड पॉइंट में लिख रखा है कि सम अमीनो एसिड्स आर कोडेड बाय मोर देन 1 कोडोन एंड हैंस द कोड इज डीजेनरेट। ठीक है, उसके बाद सेकेंड पॉइंट भी देख लेते हैं। कोडोन इज रेड इन मैसेंजर RNA इन कॉन्टिग्यूअस फैशन, देयर आर नो पंक्चुएशंस, द कोड इज नियरली यूनिवर्सल फॉर इवन बैक्टीरिया टू ह्यूमंस। अगर बैक्टीरिया में है तो अगर बैक्टीरिया में UUU है और वो फिनाइलिन को कोड कर रहा है और वही UUU अगर ह्यूमंस में है तो वो ह्यूमंस में भी फिनाइलिन को ही कोड करेगा। ऐसा नहीं है कि बैक्टीरिया में UUU जो है वो किसी और अमीनो एसिड को कोड कर रहा है और ह्यूमंस में फिनाइलिन को कोड करेगा। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद AUG जो है होता है इसका ड्यूअल फंक्शन होता है। ये इसको हम ये किसको कोड करता है? मिथियोनिन को कोड करता है, MET को कोड करता है एंड इट ऑल्सो एक्ट्स एज इनिशिएटर कोडोन। इनिशिएटर यानी कि जो शुरुआत करता है प्रोटीन सिंथेसिस की। स्टॉप कोडोन के बारे में मैं बता ही चुकी हूँ, 3 होते हैं जिन्हें टर्मिनेटर या फिर स्टॉप कोडोन बोलते हैं, UAA, UAG, UGA। अब देखिए इन दोनों पॉइंट्स को मैं एक बार फिर से समझा देती हूँ। देखिए ये आपको समझ में आएंगे यहाँ पर। इसमें आप लोगों को अगर दिख रहा हो कि
आप किसी भी कोडोन को उठा के देख लीजिए, पूरे बॉक्स में जितने 64 कोडोन हैं 64 के 64 अलग हैं एक दूसरे से, कोई भी एक दूसरे से मिलता जुलता आपको नज़र नहीं आएगा। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये फर्स्ट यू है, तो यहाँ पर पूरे बॉक्स में देख लीजिए कहीं भी आपको यू नज़र नहीं आएगा। लास्ट में जी है, तो ये आपको पूरे बॉक्स में कहीं भी जी नज़र नहीं आएगा। यानी कि 64 कोडोन जो होते हैं ये तो सिंगल होते हैं, लेकिन ये 64 कोडोन कितने अमीनो एसिड्स को कोड करेंगे, 20 को। यानी कि 64 में से कुछ 64 के 64 कोडोन जो होते हैं जो इनसे अमीनो एसिड कोड होंगे ये तो डिफरेंट हो सकते हैं, जैसे हम क्या बोलते हैं, डीजेनरेट। ठीक है, लेकिन पर्टिकुलर अमीनो एसिड एक पर्टिकुलर कोडोन से ही कोडेड होगा। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं कि जो हमारे कोड होते हैं, जेनेटिक कोड जो होता है वो हमारे क्या होता है, यूनिवर्सल होता है। ठीक है, समझ में आई बात आप लोगों को? फिर से समझा देती हूँ। अमीनो एसिड जो होते हैं वो एक से ज़्यादा कोडोन से भी कोड हो सकते हैं, इसलिए इसको हम डीजेनरेट बोलते हैं। ठीक है, माने कि ये जो अमीनो एसिड है, मान लो कि ल्यूसीन है, तो ल्यूसीन जो है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 कोडोन से ये कोडेड है। ठीक है, यानी कि एक अमीनो एसिड जो होता है ये एक ही कोडोन से कोडेड होगा, लेकिन बहुत सारे कोडोन एक ही अमीनो एसिड को कोड कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है। इतनी बात क्लियर है? तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसके, जो कि आपको ध्यान होने चाहिए। चलिए आगे देख लेते हैं हम। साइलेंट फीचर्स तो हम लोग पढ़ चुके हैं, आगे नेक्स्ट वीडियो में प्रिपेयर करेंगे।